तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से और बहुत ही ज्यादा बड़ी है अपडेट है, जहां पर वाधवन डीप वाटर पोर्ट फाइनल अप्रूवल पा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है। 76,200 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट का स्केल समझने की जरूरत आपको ये है कि जितने देश के अंदर करेंटली पोर्ट्स है उनकी जितनी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट उतनी इस अकेले पोर्ट की कैपेसिटी होने वाली है। और देश के अंदर जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी होगी ईयरली वो 298 मिलियन मेट्रिक टन्स की होगी। अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की और इसके बाद में महाराष्ट्र को देश का सबसे बड़ा पोर्ट जल्द ही मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं उसके चलते हम टाइमलाइन पे गारंटी नहीं कर सकते। हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी जल्दबाजी करके इलेक्शंस के पहले पोर्ट के जो इंपॉर्टेंट काम है उसको शुरू कर दे, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी ये है कि महाराष्ट्र में इस साल गवर्नमेंट चेंज होगी करंट माहौल को देखते हुए। और जो गवर्नमेंट आ सकती है वो प्रोबेबली इस पोर्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी जो उनका स्टैंड रहा है। और इसकी वजह से जब तक वो गवर्नमेंट रहेगी तब तक ये पोर्ट बनने से रहा। उम्मीद करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेजरली इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में वो चीजें होते हुए नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है एयरबस हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड, जहां पर टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अभी उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है एक ऐसा लोकेशन जहां पर वो अपनी फाइनल असेंबली लाइन बना सके H-145 हेलीकॉप्टर्स के लिए जो डोमेस्टिक एनर्जी ऑफशोर सेक्टर के लिए काम में आएंगे। तो मैंने आपको ये खबर बहुत पहले दी थी कि टाटा ग्रुप एयरबस के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, ये मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हेलीकॉप्टर्स की। और इसी के अंतर्गत अब ये दोनों कंपनीज मिलकर जगह ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात प्रोबेबली इन दो स्टेट्स के अंदर से कुछ तो चूज किया जाएगा कि जो सर्विसेज ऑपरेट करने वाली कंपनीज है हेलिको चार्टर्स जो इनकी मेजर कस्टमर होने वाली है यहाँ पर ये यहाँ से ऑपरेट करती है। तो इनके लिए जरूरी होगा कि आसपास में कुछ तो हो। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से सब काम होगा। अगली खबर दोस्तों और ये मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से रिलेटेड, जहां पर इंदौर मेट्रो रिलेटेड हमें एक अपडेट मिला है। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि कुछ प्रपोज्ड मेट्रो रूट्स को क्रिटिसिज्म मिला था और इनफैक्ट कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन रूट को भी क्रिटिसिज्म मिला था। यहाँ पर इनकी फीजिबिलिटी रीचेकिंग कराई गई थी और ये फीजिबिलिटी टेस्ट हो गई है और प्रोबेबली रिपोर्ट जो है इस महीने के अंत तक हमें देखने मिल जाएगी। अब दोस्तों ये काफी अजीब बात है, लेकिन प्रोबेबली कुछ लोग जो शोर मचा रहे थे उनको शांत करने के हिसाब से ये किया गया काम है, जहां पर क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रूट्स वगैरह के ऊपर, तो इसको जो है देखते हुए जानबूझ के वापस एक फीजिबिलिटी टेस्ट की गई है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वोलासिन एंड ट्यूब्रो से रिलेटेड, जहां पर इस कंपनी ने मल्टीपल सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स जीते हैं। जहां पर हैदराबाद में एक हॉस्पिटल बनाएंगे जो कि होगा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जो कि होगा गच्ची बावली के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर मुंबई के कुछ ऑफिस के अंदर ये और कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट का। तो एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने ऑर्डर्स तो वैसे जीतते रहती है अलग अलग जो भी वो बिड करते हैं वगैरह। तो इसके अंदर के ये कुछ अपडेट्स। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है पुणे मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर थर्ड रेल सिस्टम जो पुणे मेट्रो लाइन 3 के लिए पीएमआरडी ने दिया था उसको जल्द ही चार्ज किया जाने वाला है और उसके इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। अभी करंटली जो पुणे मेट्रो दौड़ती है वहां पर ओवरहेड वायर्स ही है, लेकिन जो लाइन 3 बन रही है वहां पे जो थर्ड रेल सिस्टम लगाया गया इसका काम लगभग पूरा हो गया। इसको अब चार्ज किया जाने वाला है 33,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी पावर से और 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल कनेक्शन के साथ। तो काइंड ऑफ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए है पीएमआरडी ने, वार्निंग्स निकाली है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे अभी ट्रैक्स क्रॉस न करेगा। चांसेस वैसे कम है, लेकिन जरूरी होता है ऐसे लाइन जो थर्ड लाइन है वहां पे ऑर्डर्स देना, और ये ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के इनफेमस गोखले ब्रिज फ्लाईओवर से रिलेटेड, जहां पर आपको पता होगा कि सीडी बर्फी वाला फ्लाईओवर जो जुड़ने वाला था इस फ्लाईओवर से गोखले ब्रिज वाले, ये तकरीबन 1 मीटर के गैप से मिस अलाइन हो गया था। और एक बहुत अजीब बात थी, इतने बड़े शहर के अंदर इतना महंगा जो ब्रिज बन रहा था, ये बनने के बाद में पता चला कि अरे ब्रिज तो ऊपर नीचे है। लेकिन अभी 8 करोड़ रुपए खर्च करते हुए विजेटीआई कॉलेज और बीएमसी ने मिलकर इस ब्रिज को वापस अलाइन ऑलमोस्ट कर दिया है। तो बेसिकली किया यह गया कि हाइड्रोलिक जैक्स का इस्तेमाल करते हुए उठा दिया गया ब्रिज को। अब जो नीचे के पिलर्स है वो लोड वगैरह के हिसाब से कैसे काम करेंगे वो तो नहीं पता। और विजेटीआई बीएमसी की वैसे भी काफी जमती है, जब कोई भी प्रोजेक्ट खराब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सबसे फेवरेट इंस्टीट्यूट है वो। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले कुछ समय में जो अभी ये वापस अलाइन फ्लाईओवर है ये लोगों के लिए ओपन अप कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई शहर से, जहां पर कोयम्बतूर के बाद में इस शहर के अंदर भी जो मेट्रो रेल स्टेशन है चेन्नई के, इसके बाहर लुलु हाइपर मार्केट खुल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर लुलु के मॉल्स तो है, लेकिन लुलु हाइपर मार्केट करके छोटे स्टोर्स है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो डीमार्ट या रिलायंस मार्ट के जैसे, जो कि कई जगहों पर साउथ में बन रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जो चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशन है, शेनॉय नगर, चेन्नई सेंट्रल और विम्को नगर, इनके बाहर में वैसे हाइपर मार्केट बना हो जहाँ पे फूड आउटलेट्स होंगे, सामान खरीदने के लिए जगह होगी, और ऑब्वियसली जो मेट्रो स्टेशन के बाहर की जगह होती है वहाँ पे फुट ट्रैफिक अच्छा खासा होता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड, जिन्होंने अपने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल
टर्मिनल को कमीशन कर दिया है। नरदाना धुले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कार्गो टर्मिनल कमीशन किया गया है शिरपुर पावर लिमिटेड, जो कि बेसिकली जिंदाल पावर की कंपनी उनके साथ में मिलकर। तो जो CPRO है वेस्टर्न रेलवे के इस डिवीजन के, उनके द्वारा कहा गया कि ये काम कमीशन कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों डिजी यात्रा से रिलेटेड। तो जो लोग नहीं जानते डिजी यात्रा के बारे में, ये एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो एयरपोर्ट में चेक इन और एंट्री के दौरान काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और अभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कई दूसरे पब्लिक प्लेसेस, होटल्स और दूसरे जगहों पर जहां पर चेक इन करना रिक्वायर्ड होता है। तो डिजी यात्रा जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन को जो है ठीक से चेक कर सकता है, कोई और आपका आइडेंटिटी यूज करके घुसना चाहे ये चीज कर सकता है। जो सामने वाली बॉडी है जो है वो एयरपोर्ट हो या होटल, ये वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में वो आप हो या नहीं हो और अकॉर्डिंगली आपको एंट्री दे सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, रेलवेज ये सोच रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाए ऐसी ही जगहों की एंट्री देने के लिए। स्पेशली अगर रेलवेज में ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी खबर होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर मिल रही है और ऐसी काइंड ऑफ एक उड़ती उड़ती खबर है कि एक सेपरेट अथॉरिटी सेटअप हो सकती है जो डेडिकेटेडली मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट करेगी एक्सप्रेसवे का। अब दोस्तों लोग सोचेंगे कि NHAI तो है, लेकिन दोस्तों NHAI सिर्फ एक्सप्रेसवेज नहीं बनाती। NHAI जो सारे हाईवेज है, 2 लेन 4 लेन, छोटे बड़े, एक्सेस कंट्रोल, नॉर्मल, सादे, सब जो है हैंडल करती है। सारे जितने नेशनल हाईवेज है संभालती है। एक्सप्रेसवेज के ऊपर ग्रोइंग फोकस बढ़ रहा है, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन कोड्स हो, मार्किंग्स वगैरह के हिसाब से, टोलिंग सिस्टम्स वगैरह हो, ये अलग है हाईवे इंफ्रा से और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इसके से क्लैशेस आते हैं। एक्सप्रेसवे का नेटवर्क 2047 तक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाना है और प्रोबेबली नितिन गडकरी जी चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे के ऊपर डेडिकेटेड फोकस हो और इसके लिए एक सेपरेट बॉडी वो बना सकते हैं। आज के आसपीटी सवाल की बात करें तो रॉयल गेमिंग पूछते हैं, कैन इंडिया रियली बिकम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इन 5 years? तो देखो यार, ये ना इस तरीके के सवाल जो होते हैं इसके कोई भी ढंग से जवाब दे ही नहीं सकते। 5 साल के अंदर क्या 5 महीनों के अंदर क्या होगा दुनिया के अंदर, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। 2020 में बड़े बड़े तारे गिरे जा रहे थे, 2020 में क्या उसको पता है। उसके बाद में वॉर्स है, रिसेशन है, जो भी है, ऊपर की तरफ भी चीज जाती है, नीचे की तरफ भी चीज जाती है। 5 साल के अंदर तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन रहा है, लेकिन ये श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए 10-15 साल का जो टाइमलाइन है वो मिनिमम पकड़ के रखना जरूरी है। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब को डिफाइन कैसे करोगे? अगर हम 4-5 लीडिंग इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स बन जाए तो क्या फिर हम पूरे के लिए हो गए? फॉर एग्जांपल ताइवान तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जायंट है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन बाकी चीजें तो बाहर से आती है। जापान का रॉ मटेरियल बाहर से आता है, हालांकि वो कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत ऊपर है, या फिर चाइना जो कि सब कुछ चीज के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर टॉप पर है। वैसे उस हिसाब से बात करें तो जो गोल्स हम रखेंगे उसके हिसाब से है, लेकिन ये बहुत आर्बिट्री क्वेश्चन है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब दे ही नहीं सकते कि हम 5 साल के अंदर बनेंगे कि नहीं। और ऐसे जो भी सवाल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, हाईवेज रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, ये इस तरीके से आंसर हो नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।